ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज के प्राइम टाइम में हम बात कर रहे हैं एफडीआई की। जी हां, अगर एफडीआई भारत में आता है तो क्या ये 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगा? क्या किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी? क्या बिचौलिए इस देश में खत्म हो जाएंगे? ये तमाम बड़े सवाल है जिस पे सरकार तो दलील देती है कि जी हां, एफडीआई के आने से फायदा है, लेकिन बात अगर विपक्ष की जाए तो विपक्ष कुछ अलग ही तर्क देती नजर आती है। इसी बात पर हम आपको सबसे पहले रविशंकर प्रसाद और बलबीर पुंज, जो कि 2 बड़े नेता हैं भाजपा के, क्या कुछ कहते हैं ये आपको सुनाते हैं। खुदरा में जो एफडीआई को अनुमति दी है, ये हड़बड़ी में उठाया गया देश विरोधी कदम है। लगभग 5 करोड़ छोटे व्यापारी, खुदरा व्यापारी, पंसारी किराना की दुकान, वो पूरे भारत के ग्रामीण और छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था के नींव हैं। बड़े शहरों में भी मोहल्लों के वो नींव हैं। इस तरह से जो विदेशी तत्वों के दबाव में फैसला किया गया है, वो बहुत बड़ा हितकर काम हुआ है। कुछ हजार लोगों को नौकरी मिलेगी और 5 करोड़ की संख्या में जो लोग, उनके परिवार इस खुदरा पर अपनी आजीविका चलाते हैं, उन लोगों को बहुत परेशानी होगी। ये सरकार भ्रष्टाचार, घोटाले में आकंठ डूबी हुई है और जानबूझकर ध्यान बटाने के लिए बिना किसी भारत को अधिक फायदा हुए विदेशी तत्वों के दबाव में ऐसा किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा विरोध करती है। Today's decision on retail, that the FDI in retail is a betrayal of the people of India, of Parliament and the democratic system. Honorable Prime Minister is on record having said that no decision will be taken on this vital issue without taking Parliament into confidence, without taking various political parties on board, and without taking the country as a whole into confidence. सुना आपने, साफ तौर से भाजपा कह रही है कि हम इस पूरे प्रकरण में जो कुछ भी कदम उठाए गए हम उसकी निंदा करते हैं और एफडीआई को मंजूरी देने का फायदा दबाव में लिया गया एक फैसला है। विदेशी बाजारों के द्वारा जो दबाव भारत सरकार को दिया गया, ये फैसला जिसकी हम पूर्णता निंदा करते हैं। भाजपा का ये साफ तौर से बयान। एक मैं संजय, सबसे पहले अब आपके पास आना चाहूंगा। 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार कैसे दे देगी? 1 करोड़ लोगों को कहती है रोजगार दे देगी, ये सरकार का तर्क है। जी, साफ है कि ये सरकार का तर्क है। अगर आप इसको जो है तर्क को जब धरातल पे उतारेंगे, जब सच्चाई पे उतारेंगे, तो ये 1 करोड़ का रोजगार देना किसी भी कंपनी के लिए, अगर आप सबसे बड़ी कंपनी देश की अगर टाटा की बात करें, जो कम से कम उसके पास 130 कंपनियां हैं देश में, क्या उसके पास 1 करोड़ लोग हैं जो नौकरी करते हैं? नहीं। और इसके साथ में आपको एक छोटा उदाहरण और देना चाहूंगा। यूरोप और यूएसए की अगर बात करें तो वहां पर 21 लाख लोगों को ही रोजगार दे पाया था। सबसे तो एक बड़ी बात यहाँ पे खड़ी होती है कि 1 करोड़ लोगों को कैसे रोजगार दे देगा? सबसे बड़ी बात समझना होगा कि यूरोप और भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ढांचा है वो अलग है। वो यूरोप की जो आबादी है वो मात्र 2 करोड़, 3 करोड़ या 5 करोड़ है। जब हम भारत की बात करते हैं तो 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं, 1 अरब लोगों की बात करते हैं, और 1 अरब लोगों और 2 करोड़ लोगों के बीच की आप तुलना नहीं कर सकते। वहां की जो सुविधाएं हैं, जो सब्सिडी सरकार देती है, अगर हम वहां के किसानों की बात करते हैं तो अमेरिका में अपने किसानों को सबसे ज्यादा सब्सिडी विश्व में दी जाती है, और भारत में अगर सरकार की बात करें तो वो सब्सिडी को खत्म कर रही है, और जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर से जो सब्सिडी थी सरकार उसको खत्म कर रही है। तो क्या हम दोनों की तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जब हम विनिवेश की बात करते हैं तो अमेरिकी की पॉलिसी को हम भारत में नहीं लागू कर सकते, लेकिन ये सरकार चाहती है कि विदेश की वही पॉलिसी भारत में। अच्छा, एक बड़ा सवाल और खड़ा होता है। अभिषेक मैं आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक, सरकार ने लिया है वाकई हड़बड़ी वाला फैसला लगता है, और इस फैसले के बाद जब ये फैसला सिर्फ इसलिए लिया गया है कि सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है, सारे घोटालों में घिरी हुई है। उसके मंत्रियों की अब ये नौबत आ गई है कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, और सरकार ने ऐसा दांव खेला। देखिए, सरकार को ये बात समझ नहीं आती है। परमाणु समझौता किया था सरकार ने, यूपीए 1 में परमाणु समझौता किया था, भोपाल गैस त्रासदी भी हमने देखी है। तो जिम्मेदार कौन है?
अगर इस बार भी कोई त्रासदी हो जाती है तो जिम्मेदार कौन है? अभी तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। अब सरकार ने जो एफडीआई का जो हड़बड़ी में जो फैसला लिया है, यहां तक कि जो उनके घटक जो दल हैं वो मीटिंग में नहीं आए, एक तरफा फैसला थोप दिया गया है। आधे से ज्यादा घटक दल तो उसका विरोध कर रहे हैं। जी, मुझे लगता है कि जो घटक दल विरोध कर रहे हैं अभिषेक, वो सिर्फ उनके घड़ियालू आंसू है, दिखावा है। और कहीं ना कहीं अगर टीएमसी इसका विरोध कर रही है तो आखिर वो क्यों नहीं सरकार से अपने समर्थन को वापस ले रही है? देखिए, उनके घड़ियालू आंसू है, लेकिन जो देश का किसान है वो सच्चे आंसू रोएगा। अगर इसमें आपात बैठक अगर बुलानी है टीएमसी को तो वो 4 दिन बाद 18 तारीख को बुलाती है। जब उसे महंगाई पे विरोध करना रहता है तो वो 2 दिन बाद विरोध करती है। खैर ये तो राजनीति, समाजवादी पार्टी भी जब अपने विरोध को दिखाती है तो वो भी सिर्फ यही दिखाती है, लेकिन कोई भी जो पार्टी है वो इस पे उसका स्टैंड जो है देश हित में नहीं है। खैर ये तो राजनीतिक टिप्पणियों की बात होगी, लेकिन आज के मुद्दे हम बात कर रहे हैं एफडीआई की। मैं एक और बात यहां पे कहना चाहूंगा। एफडीआई कहती है कि अगर वो यहां पे आ जाएगी, ये सरकार की मैं आपको दलील बता रहा हूं। सरकार कहती है कि अगर एफडीआई यहां पे आ जाएगी तो किसानों की आमदनी में 30% तक का इजाफा होगा। कैसे होगा ये इजाफा? ठीक है, नहीं हम ये मान लेते हैं इजाफा होगा, क्योंकि एक थोड़ा सा इसमें एक पेच ये भी है कि वॉलमार्ट जो है वो सीधा किसानों से खरीदारी करती है, यानी कि बिचौलिए खत्म हो गए। 30% तो नहीं होगा, लेकिन यह कि 5-10% मुनाफा जरूर किसान को हो जाएगा। लेकिन एक बात और खतरनाक इसमें है कि जब मोनोपोली अगर वॉलमार्ट की हो गई तो वो अपने बीज देकर किसान से जो चाहेगी वो उगवाएगी और अपनी मन मर्जी के दाम से खरीदेगी, क्योंकि किसान वो चीज फिर जाके मार्केट में खुद से नहीं बेच सकता। और यहाँ पे एक बात और सामने आती है, अगर इजाफा होना ही था तो मैं यहाँ पे आपको उदाहरण देना चाहूंगा अमेरिका का। अमेरिका ने अपने किसानों को फॉर्म बिल 2008 के तहत 16 लाख करोड़ की सब्सिडी दी थी। जी साफे, मैं वही बात कर रहा हूं कि पहली बात, हिंदुस्तान जैसे देश में जहां का अगर आप भौगोलिक वातावरण देखें, बिचौलियों को खत्म करना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि जब तक आपके किसान 100% साक्षर नहीं होंगे तब तक वॉलमार्ट से डायरेक्ट जो डीलिंग की बात की जा रही है वो कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए इस देश की स्थिति को समझे बगैर अगर आप ये कहते हैं कि हम यहाँ बिचौलियों को समाप्त कर देंगे, नहीं, यानी ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। यानी कि ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि सरकार अब जो है जो गरीब लोग हैं नहीं चाहती कि वो लोग भी जिए, जो बेरोजगार लोग हैं, जिन्हें मैं ये बात बताना चाहता हूं कि जो नारा एक समय में संजय गांधी ने इस देश को दिया था कि गरीबी अगर नहीं खत्म हो रही है तो गरीबों को खत्म करो, साफ बात है कि सरकार वही चल रही है, वही देखने में आ रहा है। वक्त की थोड़ी सी कमी है, मैं आप दोनों को माफ करना आप दोनों से माफी चाहूंगा। वक्त की कमी है, ये मुद्दा ऐसा है जिसपे विस्तार से हम कभी चर्चा करेंगे, लेकिन जाते जाते आपको एक और बात बता दूं। जैसे कि संजय ने कहा कि गरीबी घटने वाली जो बात कहती है एफडीआई, गरीबी कैसे घटेगी? अगर वॉलमार्ट से गरीबी घटती तो फिर 2011 का मैं आपको उदाहरण पेश करूंगा। अमेरिका में 15% जो है गरीबी बढ़ गई थी इस वॉलमार्ट के कारण, और अमेरिका के ही एक शहर लॉस एंजलिस में प्रदर्शन किया था लोगों ने इसको हटाने के लिए, और अब वही एफडीआई हमारे देश में आने के लिए बात की जा रही है। बड़ा फैसला सरकार का, पर बड़ा सवाल अब तक बरकरार कि जनता का क्या होगा? क्या जनता को इससे फायदा मिलेगा या फिर नुकसान होगा? आज की इस खास चर्चा में संजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुंवर अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। जय हिंद।